नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का बुधवार एडिशन। योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज यूएन हेडक्वार्टर्स में 180 देशों के प्रतिनिधियों के साथ योग किया। इससे पहले पीएम मोदी ने दुनिया के दिग्गज बिजनेसमैन आयशा स्त्री और कई बड़ी हस्तियों से मुलाकात करी। इस दौरान किसी ने खुद को मोदी का फैन बता डाला तो किसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन कांग्रेस तंज कसते हुए मौनासन, जुमला आसन, कैमरा आसन, प्रचार आसन, मित्रासन को पीएम मोदी के पसंदीदा योगासन में बता रही है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि जब दुनिया पीएम मोदी की तारीफ कर रही है, यानी दुनिया में डंका बज रहा है भारत का, तो विपक्ष को शंका क्यों है? आज सीएनबीसी आवाज की टक्कर पर इसी पर होगी बात। Yoga is a way of life, a holistic approach to health and well-being. I am a fan of Modi's. He really cares about India. ये दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया की धाक। मोदी नीति के आगे दुनिया शीर्षासन कर रही है, लेकिन कांग्रेस इस ट्वीट के जरिए पीएम मोदी का मखौल उड़ा रही है। मौनासन, जुमलासन, कैमरासन, प्रचारासन जैसे शब्द गढ़ रही है। उधर बीजेपी ने भी आरोप लगा दिया कि 1956 में जब पंडित नेहरू यूएस गए थे तो गोमांस और शराब का सेवन किया था। अमित मालवीय जी से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जो दुनिया में नहीं रहते उनके सम्मान करना सीखो। इस बीच बीजेपी भी कांग्रेस और राहुल गांधी को घेर रही है। राहुल गांधी का जो है उसमें वो ट्रक ड्राइवर के साथ भी घूम रहे हैं। वो अपने आप को एक सामान्य नागरिक देश का दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ हद तक उसमें सफल भी हो रहे हैं। मुझे ये क्लियर नहीं हूं कि राहुल गांधी वर्जन 2.0 को हमें सीरियसली लेना चाहिए या इसकी एंटरटेनमेंट वैल्यू को वेलकम करना चाहिए। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है, प्रधानमंत्री के आधिकारिक विदेश दौरे के बीच क्या विपक्ष का प्रधानमंत्री को लेकर रवैया उचित माना जा सकता है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। दुनिया मोदी की फैन, देश में विपक्ष क्यों बेचैन? और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, दुनिया में भारत के डंके का विश्लेषण। इलॉन मस्क, सीईओ टेस्ला। मैं प्रधानमंत्री मोदी का फैन हूं और ट्विटर के मालिक भी इलॉन मस्क हैं और ये कहते हैं मोदी सही में भारत की परवाह करते हैं। ये इलॉन मस्क ने आज बोला। निकोलस नसीम तालेब ये क्या कहते हैं, भारत का कोविड मैनेजमेंट बेहद प्रभावशाली था। और ये बात किस लिए कही जाती है? सोचिए, 140 करोड़ देशवासियों को डबल डोज लगी है, कईयों को तो ट्रिपल डोज लग चुकी है। रे डालियो निवेशक है बहुत बड़े, वो कहते हैं जब से पीएम मोदी का समय आया है तब से भारत का समय आ गया है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। रे डालियो बड़े निवेशक है। नील डेग्रास टायसन लेखक है, वो कहते हैं पीएम मोदी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये बड़ी बड़ी बात है अपने आप में। नील डेग्रास टायसन बहुत बड़े लेखक हैं। बढ़ता हूं मैं आगे। पॉल रोमर, अर्थशास्त्री, भारत से दुनिया बहुत कुछ सीख सकती है, ये कहा जा रहा है। बड़ा तथ्य मोदी की तारीफ, बड़ा तथ्य मोदी की तारीफ करने वाले ये लोग ना तो भारतीय हैं ना बीजेपी के कार्यकर्ता। और बड़ा सवाल ये है आज हमारा, जो बात निवेश विदेश में बैठे लेखक, निवेशक, सीईओ, अर्थशास्त्री देख सकते हैं, वो विपक्ष क्यों नहीं देख सकता? और सवाल नंबर 2, क्या मोदी विरोध और सियासी कुंठा में विपक्ष सच्चाई से मुंह फेर रहा है? आज के इस बड़े सवाल के साथ मैं इस डिबेट को ओपन करता हूं। बात करने के लिए प्रियंका कक्कड़, नेता आम आदमी पार्टी की, राधिका खेड़ा, प्रवक्ता नेता कांग्रेस पार्टी की, विधायक का चुनाव लड़ चुकी हैं,
डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। आप तीनों का अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं राधिका खेड़ा आपसे। 50 सेकंड का वक्त पहले आपको देता हूं। राधिका खेड़ा, क्यों जब दुनिया के बड़े बड़े लोग कहते हैं मोदी के आगे कुछ भी असंभव नहीं है, जब वो कहते हैं कि हां हम मोदी के फैन हैं, तो कांग्रेस को मजाक उड़ाना सूझता है? क्यों? है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मजाक उड़ाने की तो बात ही नहीं है अमीश जी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की। वो नरेंद्र मोदी जी, आपको याद होगा, जो प्रधानमंत्री बनने से पहले जब अपने नाम से वीजा मांगते थे तो अमेरिका में उनको एंट्री भी नहीं मिलती थी। वो प्रधानमंत्री मोदी जी जिनकी विदेश नीति ऐसी थी कि अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट मांगते थे। आपने आज तक किसी भी विश्व में कहीं पे भी ऐसा देखा है कि एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रेसिडेंट के लिए वोट मांग रहा है और दूसरा कोई जीत के आ जाता है? ये विदेश नीति होती है। और आप यहाँ पे बड़े बड़े बयान गिनवा रहे थे, इसने वो कह दिया, उसने वो कह दिया। 1 दर्जन से ज्यादा लॉ मेकर्स हैं, ये रही चिट्ठी मेरे पास, आपके पास भी आई होगी, जिन्होंने ये बातें उठाई हैं और कहा है अपने प्रेसिडेंट को, बाइडेन साहब को, कि ऐसे मुद्दे मैं पढ़ के बताती हूं कि रिलीजियस इंटॉलरेंस, targeting of civil society, organizations and journalists, and growing restrictions on press freedoms and internet access, इन मुद्दों के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी से चर्चा करी जाए। और इन लोगों के भी नाम मैं बता देती हूं आपको कौन कौन है। यूनाइटेड स्टेट्स सेनेटर रिचर्ड जे डर्बन, मेंबर ऑफ कांग्रेस जेम्स पी गवर्न, यूनाइटेड स्टेट्स के एक और सेनेटर जेफरी ए मर्कली, एक और सेनेटर माजी के हिरोनो, एक और सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल। कई सारे लोगों ने चिट्ठी लिखी है। एक प्रश्न मेरे दिल में आया, जो व्यूअर्स के भी दिल में आया होगा, यानी आप कह रहे हैं जो मोदी की खिलाफत कर रहे हैं उनकी आवाज आप तक पहुंच रही है, जो मोदी और देश की तारीफ कर रहे हैं उनकी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही, यानी वहां पर आपने म्यूट बटन को ऑन कर दिया है। मैं इसका ये तात्पर्य निकालूं राधिका जी? अमीश जी, मैं आपको क्लियर कट दूं। नहीं अमीश जी, फिर मैं आती हूं उस बात के ऊपर कि 2014 से पहले प्रधानमंत्री पद का स्वागत हो रहा है वहां पे, उसी प्रधानमंत्री पद का जो हमेशा से होता है, चाहे जब नेहरू जी गए, इंदिरा जी गई, राजीव जी गए, इसी तरीके से स्वागत होता रहा। जैसे जैसे समय बदलता है और नई टेक्निक्स आती है, नई चीजें आती है और नया स्वागत होता है। लेकिन यही नरेंद्र मोदी जी हैं, फिर बोलूंगी, जो अपने नाम से जब वीजा मांगते थे, यूएसए में एंट्री नहीं मिलती थी, आज उनको भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत से मिल रही है। वही भारत जिसके बारे में वो यूएसए में जाके कहे थे कि 2014 से पहले भारतीयों को अच्छा महसूस नहीं होता था। ओपनिंग रिमार्क्स अच्छा समय मिला अपनी बात को रखने का। सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस की 2 बातें। पहला, उन्होंने जिनको नरेंद्र मोदी से तकलीफ है, कुंठा है, वो वाले बयान उन्होंने रट रखे हैं अच्छे से। दूसरा, वो कहते हैं मोदी जी को तो वीजा नहीं मिलता था, अब प्रधानमंत्री के बाद बनने के बाद वीजा मिलने लगा है। जवाब? हाँ बता दो। पहले तो उन्होंने जिन सेनेटर्स के नाम लिए, शायद राधिका जी को पता होना चाहिए। हाँ जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है सर, मेक योर पॉइंट। आवाज आ रही है? जी जी। मैं कह रहा हूं कि जो राधिका जी ने नाम लिए, शायद उन्हें पता होना चाहिए कि बहुत से ऐसे सेनेटर्स होते हैं, जैसे एक इंडिया कॉकस कहलाता है, जिसमें 150 से ऊपर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। पाकिस्तान का भी अपना कॉकस है, मानी हुई बात है, आपकी बात सही है। राहुल जी वहां गए थे तो ऐसे लोगों से बातचीत करके आए होंगे, और बहुत से रिचर्ड सॉरेस जैसे लोग हैं जिन्होंने कहा है कि हम बहुत सारी व्यवस्थाएं करेंगे, धन भी खर्च करेंगे, तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। परंतु राधिका जी ने जो एक बात कही, या तो उनकी अज्ञानता है या ये कांग्रेस की शरारत है। मैं चुनौती से कहता हूं, मोदी जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद कभी यूएस वीजा के लिए अप्लाई नहीं किया था। तो वीजा मांगते थे और वीजा नहीं मिलता था, यह सरासर झूठ है। हां, बगैर वीजा अप्लाई किए भारत के एक नहीं 50-60 सांसदों ने अमेरिकी सेनेट को लिख के भेजा था कि मोदी जी को वीजा नहीं दें। सरकार तब आपकी थी। यह भारत की सार्वभौमिकता का अपमान था, भारत की संप्रभुता का अपमान था, भारत की संवैधानिकता का अपमान था, भारत के लोकतंत्र का अपमान था। मगर कालचक्र की गति देखिए, आपने तो लिख लिख के जमीन आसमान के कुलाबे एक कर दिए थे, और आज वही यूएस कांग्रेस के दोनों सदन, सेनेट एंड कांग्रेस के संयुक्त सदन में मोदी जी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जिन्हें 2 बार संयुक्त
उद्बोधन के लिए बुलाया गया। कहां से कहां की बात पहुंच गई और कहां कहां। लेकिन एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, दिवस के एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यूएन मुख्यालय में जो योग दिवस मनाया गया है उसमें 135 देश शामिल हुए हैं। यह अपने आप में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड है और उसी का अवार्ड देने के लिए वहां गिनीज बुक की तरफ से नुमाइंदे मौजूद हैं प्रधानमंत्री मोदी को देने के लिए। यूएन के योग कार्यक्रम में सबसे ज्यादा देशों के लोग हुए हैं शामिल। यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है आज भारत, और इसका नेतृत्व भारत कर रहा था। यह बहुत बड़ी बात है भारतवर्ष के लिए। एक नया रिकॉर्ड भारत के नाम जाता है। सुधांशु त्रिवेदी, आपका पहला रिएक्शन इस बड़े रिकॉर्ड पर? मैं अमित जी में इसी बिंदु पे आ रहा था। इस दरमियान ये पता चल गया तो और भी प्रसन्नता की बात है। आज मुझे इस बात की खुशी है कि भारत ने जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में रखा था तो संयुक्त राष्ट्र संघ में 170 से अधिक देशों ने उसका समर्थन नहीं किया था। वो उसके द्वितीय प्रस्तावक बने थे। जो यूएन की हिस्ट्री में कोई ऐसा रेजोल्यूशन नहीं है जहां 170 कंट्रीज हैव बिकम द सेकंड प्रपोजर। और आज जो हुआ ये अमेरिका में नहीं हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ में हुआ है। यानी यह दर्शाता है कि भारत का प्रभाव किस प्रकार से बढ़ रहा है, और यह प्रभाव प्रेरित करने के लिए बढ़ रहा है। हमारे पड़ोसी मुल्कों का प्रभाव दुनिया को प्रताड़ित करने के लिए बढ़ रहा है, हम प्रेरित करने के लिए बढ़ रहे हैं। और मुझे तो इतनी प्रसन्नता हुई क्योंकि मैं तो यूएन जा चुका हूं 2010 में, जिस जमाने में हरदीप पुरी जी वहां परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे भारत के। मुझे गर्व का अनुभव होता है कि आज वहां पर 135 देशों का रिप्रेजेंटेशन। एक अमेरिका में प्रोफेसर हुए हैं हार्वर्ड के जोसेफ नाई, जिन्होंने सॉफ्ट पावर की बात कही थी। उन्होंने कहा था अमेरिका को सिर्फ मिलिट्री पावर से नहीं, अपनी कल्चरल पावर से, जिसमें उन्होंने मैकडोनाल्ड्स, पेप्सी और उसका यूज किया था। अरे 100 देशों में मैकडोनाल्ड्स काम करता है, उससे स्वास्थ्य का क्या लाभ होता है वो छोड़ दीजिए। 135 देशों के लोग योग में आ रहे हैं। मुझे लगता है ये गर्व की अनुभूति करनी चाहिए। और वहां ओम की ध्वनि का भी उच्चारण हुआ, वो सार्वभौमिक ध्वनि जो भारत की परंपरा की ध्वनि है, जिसे सिखों में कहा जाता है एक ओंकार नाम सदगुरु, तो बौद्धों में कहा जाता है ओम मणिपद्म हुम। जो गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि प्रणव में ओंकार, तो मुझे इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की वो कविता याद आती है जो भारत के लिए है कि मुकुट शुभ्र हिम तुषार प्राण प्रणव ओंकार ध्वनित दिशाएं उदार सत शत रव शत मुखर। यानी समस्त दिशाएं जिस ध्वनि से आप प्लावित हो रही हो। मगर अफसोस की बात क्या कहें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इतनी भारत के गौरव के क्षण में भी कुछ ना कुछ सिर्फ निगेटिव देखने की आदत होती है। वो उसी में देखने में संलग्न रहते हैं, परंतु भारतीय हर गौरव का अनुभव। आपने राधिका बोला ये पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने ट्रंप के लिए वोट मांगे थे कि ट्रंप भी हार गए, लेकिन बाइडेन जीत गए। वैसे तो मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के लिए कभी वोट नहीं मांगे थे, बाइडेन जीत गए। बाइडेन भी कहते हैं कि मुझे मोदी का ऑटोग्राफ लेना है। जो बाइडेन भी कहते हैं कि मुझे मोदी का ऑटोग्राफ लेना है। अब बताइए उसके बारे में क्या बोलेंगे? बहुत अच्छी बात है। नहीं बताइए, जो बाइडेन भी कहते हैं कि मुझे तो मोदी का ऑटोग्राफ लेना है। व्हाट यू हैव टू से? क्या मोदी भी, क्या बाइडेन भी ट्रंप की तरह मोदी के फैन हो गए हैं? कंप्लीट सवाल है। पहली बात तो जो चैलेंज मुझे यहाँ पे, सवाल का जवाब दूंगी। पहली बात तो जो चैलेंज मुझे यहाँ पे सुधांशु जी ने दिया था उसका मैं जवाब दे दूं। सुधांशु जी मुझे बताइएगा 18 मार्च 2005 को गुजरात के मुख्यमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी थे ना, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन आपकी अज्ञानता से आज मैं बहुत हैरान हूं कि इतने ज्ञानी व्यक्ति को ये नहीं पता। ये मेरे सामने स्टेटमेंट है यूएसए का, और ये मैं आपको टैग करके ट्वीट कर दूंगी कि मुख्यमंत्री, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है दैट द चीफ मिनिस्टर, आपने कहा ना कि वीजा कभी नहीं मांगा, आपका झूठ यहीं पे पर्दाफाश किया जाएगा। द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात स्टेट मिस्टर नरेंद्र मोदी अप्लाइड फॉर अ डिप्लोमैटिक वीजा टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन March 18, 2005 and it has been denied. On which sections? ये भी बता देती हूँ। On section 212A to G, which makes any foreign government official who was responsible for or directly carried out any time, particularly several violations of religious freedom, is ineligible for a visa to the United States. मैं आपको और अमीश जी को इसमें अभी तुरंत टैग कर दूंगी। तो बिल्कुल आप टैग करिए, लेकिन राधिका जी जो इन्होंने कहा जवाब दीजिए। एक मिनट में जवाब देता हूँ, अभी इनकी बात का जवाब देता हूँ। योगा वहां पे नहीं, मैं जवाब देता हूँ। नहीं, एक एक करके राधिका झूठ पर्दाफाश हो गया। आपने बिल्कुल पॉइंटेड सवाल जवाब दे रहे थे ना, आपने झूठ का पर्दाफाश किया। अब सुधांशु अपनी बात शरारत और झूठ का पर्दाफाश। दूसरी बात,
यहाँ एक पे एक बात सेकंड हो एक रही है सेकंड ऑडियो योगा डाउन की, ऑडियो कि डाउन मोदी जी राधिका के होल्ड ऑन अंदर योगा हो- राधिका जी होल्ड ऑन सुधांशु त्रिवेदी पॉइंटेड जवाब राधिका जी, हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल पॉइंटेड जवाब कह रहा हूं। यह बताइए, ये किसका स्टेटमेंट आप पढ़ रही हैं? आज तक दुनिया में कोई उदाहरण बताइए, अगर किसी का वीजा डिनाइड होता है स्टेटमेंट जारी होता है क्या? ये वो है जो आप लोगों ने लिख के दिया था, आपको होश है, उसके क्या रिस्पॉन्स बोल रहे हैं? पे राज्यसभा सांसद मोदी जी ने है ना? अप्लाई नहीं किया था वीजा। आप राज्यसभा यही मैं सांसद आपसे है कह रहा ना? हूं, किसका स्टेटमेंट है आप बोलिए? राज्यसभा सांसद अरे है बोलिए ना, ना? किसका इसलिए स्टेटमेंट है? आप देश को बेवकूफ अरे भाई आप समझते हैं। बोलिए ना, किसका आप देश को स्टेटमेंट है? नेम बेवकूफ द समझते पर्सन हैं, और द ये लीजिए। इंस्टीट्यूशन। ये लीजिए। अरे भाई, कभी वीजा डिनाई होने पे स्टेटमेंट जारी होता है क्या? आप अपने पेटर में बोलिए, वीजा डिनाई होने पे देखिए राधिका सुधांशु आपके बीच में नहीं बोले, इतनी म्यूचुअल रिस्पेक्ट हम रखे एक दूसरे के लिए। देखिए, मैं नहीं आपके बोला बीच था। में सुधांशु नहीं बोले, आप अरे भाई, सुधांशु के बीच में ना बोलिए ना, बोले। यूएस का ये किसका तीन ही स्टेटमेंट? मेहमान है। मैं सिर्फ 2 लाइन बोल रहा हूं। नंबर 1, कभी वीजा डिनाई होने पे स्टेटमेंट जारी होता है क्या? और ये किसका स्टेटमेंट है जो आप कह रही हैं? बोलिए मुझे, नेम द पर्सन अलोंग विद डिजिग्नेशन, बताइए। ये देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट है, यूनाइटेड स्टेट्स सॉरी अमेरिका, एंड द स्टेटमेंट इज बाय डेविड सी मलफोर्ड, यूएस एम्बेसडर टू इंडिया, रूजवेल्ट हाउस, न्यू दिल्ली। और इनकी खुद की वेबसाइट पर डाला हुआ है। मैं कोई अमित मालविया की फेक व्हाट्सएप फैक्ट्री से चीजें लेकर नहीं आती हूं। तो आपने जो चैलेंज किया था और कहा था कि मोदी जी ने कभी वीजा नहीं मांगा, पढ़ के आया करिए और देश को व्हाट्सएप फैक्ट्री से चलाना बंद करिए। दूसरी बात, यहां पे बड़ी बड़ी बातें हो रही है कि मोदी जी ने योगा का ये कर दिया। क्यों? योगा मोदी जी लेकर आए, हमारे ऋषि मुनि ने तो कुछ किया नहीं, हमारी संस्कृति में तो योगा है नहीं, इससे पहले तो कभी कोई आसन हुए नहीं। देखिए, गूगल करिए, नेहरू जी कितना योगा करते थे और कौन कौन से आसन करते थे। मेरे को उस आसन का नाम नहीं पता क्योंकि मैं योगा नहीं जानती। वो आसन करते थे जिसमें सर के बल खड़े हो जाते थे, शीर्षासन। जी बिल्कुल। तो ये मत बोलिए, नहीं बिल्कुल, आपने एक सेकंड मोदी जी के वीजा के ऊपर एक बात होनी जरूरी है। व्यूअर्स, एक सेकंड राधिका खेड़ा, थोड़ा इत्मीनान से आपने अपनी बात को रखा और आपने बहुत सेलिब्रेशन के मूड में बोला मोदी जी को वीजा डिनाई हुआ था, हमारे पास प्रूफ है 2005 के अंदर। और मैं आपसे जानना चाहता हूं राधिका खेड़ा, और ये सवाल मेरी तरफ से भी है और लाखों करोड़ों दर्शकों की तरफ से भी। 2005 में जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ एजेंडे के तहत उनको वीजा ना मिले, उसके लिए चिट्ठियां लिखी गई थी, और आप जो कोट कर रही हैं, आपकी बात को ऊपर रख लेता हूं थोड़ी देर के लिए, आप जो कोट कर रही हैं कि अमेरिका ने फिर उसके जवाब में यह कह दिया, आप इसको सेलिब्रेट कर रही हैं। भारत का लोकतंत्र, आप अमेरिका में दखल की मांग कर रही थी और आप कह रही थी कि भारतीय मुख्यमंत्री, एक भारतीय मुख्यमंत्री थे, भारत में गुजरात में मोदी आपके विरोधी होंगे, आपके विरोधी पार्टी के सीएम होंगे। लेकिन आज अगर भूपेश बघेल को, जो छत्तीसगढ़ के सीएम है, या राजस्थान के सीएम को कोई वीजा डिनाई होता है तो वो भारत का अपमान होता है। अगर डिनाई भी होता है तो आप सेलिब्रेट कर रहे थे नरेंद्र मोदी का, से इतनी घृणा थी कि कांग्रेस पार्टी और उनके नेता सेलिब्रेट कर रहे थे, उनको वीजा नहीं मिला, ढोल धमाके बजा रहे थे। आज किसी प्रदेश के सीएम को अगर वीजा ना मिले तो सेलिब्रेट करेगी क्या आज की रूलिंग पार्टी या आज की सरकारें? नहीं, वो एनेबल करेंगे। ये मुख्यमंत्री हमारा है, इसका सम्मान भी उतना ही होना चाहिए जितना बाकियों का हो। एज सिंपल एज दैट। राधिका खेड़ा, आंसर दिस, व्हाई कांग्रेस पार्टी वाज सेलिब्रेटिंग? इतनी घृणा थी नरेंद्र मोदी जी से, जवाब दीजिए इस बात का। इतनी घृणा? अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी जी को मोदी जी से क्या घृणा थी जो उन्होंने राजधर्म निभाने को कहा था उनको? पूरी बात बोलिए। उन्होंने बोला था आप राजधर्म निभा रहे हैं। पूरी बात ही बोल रही हूँ। क्यों निभाने को कहा था? नहीं, वो वीडियो प्ले करिए, फिर पूरा वीडियो है मेरे पास, व्हाट्सएप पूरा वीडियो है। उन्होंने बोला था आप राजधर्म निभा रहे हैं। मोदी जी पीछे क्या? चलिए आप चलाइए वीडियो। चैलेंज है, चलाइए वीडियो। पूरा वीडियो है ना कि ये कह रहे हैं अब आप चलाइए। आज एक एक करके सारे पर्दाफाश ही हो। चलाइए वो वीडियो कि वो कह रहे हैं आप राजधर्म निभा रहे। चलाइए, आज देखें। मैं बिल्कुल वो राजधर्म निभा रहे हैं। मैं वीडियो निकाल के चला दूंगा, सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई दिखाइए ना, बोलिए आपने। पर लेकिन कांग्रेस पार्टी सेलिब्रेट कर रही थी। राधिका खेड़ा जी को ध्यान नहीं है, देखिए राधिका खेड़ा जी को ध्यान नहीं है, जिस समय अटल जी ने यह सेंटेंस बोला था, मोदी जी राइट साइड में बैठे हुए थे और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं वही कर रहा हूं, तो उसके बाद अटल जी ने कहा था हां ये वही कर रहे हैं, जाके देख लीजिए। मैं दर्शकों से कहता हूं यूट्यूब पे जाके चेक कर लीजिए, वो अटल जी का पूरा स्टेटमेंट पड़ा हुआ है। इसीलिए इनको इन बातों की जानकारी नहीं रहती है, ये कहते, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं
मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं कि आप जिस वीजा डिनायल की बात कर रहे हैं वो क्या मोदी जी ने अप्लाई किया था? इसीलिए मैं पूछ रहा हूं। द रीजन इज कि किसी गवर्नमेंट डेलीगेशन में गवर्नमेंट ने अप्लाई किया था या मोदी जी ने अप्लाई किया था? इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं। सुधांशु, मेरा पॉइंट ये है कि इस देश के एक मुख्यमंत्री को वीजा नहीं मिल रहा था। देखिए, मेरे साथ प्रियंका खक्कड़ भी हैं। इस देश के एक मुख्यमंत्री को वीजा नहीं मिल रहा था और यहाँ सेलिब्रेशन हो रहा है। उससे बड़ा पॉइंट है कि इस देश के 7 सांसदों ने लिख के भेजा था। इतना अंतर है, देखिए कितना अंतर आ गया। इनके जमाने में भारत के सांसद लिख के भेजते थे कि भारत के अंदर हस्तक्षेप करो, और अभी इनका आरोप है कि मोदी जी के जमाने तक आते आते माहौल इतना बदल गया कि ये कह रही है कि हमने उनके राष्ट्रपति के लिए प्रचार किया, यानी वो मान रही है कि हमारा हस्तक्षेप अमेरिका में इतना हो सकता था कि उसकी वजह से उनका राष्ट्रपति जीत या हार सकता था। कितना बड़ा परिवर्तन आ गया, और उसके बाद आपको समझ में नहीं आ रहा है। इंदिरा जी और राजीव जी के जमाने में हम लोग सुनते थे कि अमेरिका हमारे इलेक्शन में हस्तक्षेप कर रहा है, और आज आप ये आरोप लगा रहे हैं कि हम उनके इलेक्शन में हस्तक्षेप कर रहे हैं। और फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि अगर आप कह रहे हैं ट्रंप का प्रचार किया तो बाइडेन उनको स्टेट डिनर दे रहे हैं, और उससे पहले बैरक ओबामा ने उनको फ्रेंड कहा था। पार्टी कोई भी बदली, डेमोक्रेट से रिपब्लिकन, रिपब्लिकन से डेमोक्रेट आए, मगर उसके बाद भी कोई बदलाव नहीं आया। झूठ की कोई सीमा होती है? क्या झूठ की सीमा होती है बताइए? सीमा होती है मोदी भक्ति की। कर रहे हैं तो करिए। फिर मैं बोलूंगी, मोदी जी ने वीजा के लिए अप्लाई किया और उनको वीजा डिनाई हुआ। मेरे पास प्रूफ है और वो प्रूफ ऑन रिकॉर्ड है। मोदी जी वाला स्टेटमेंट जो अभी अमीश जी ने नहीं दिखाया, वो मैं इसके बाद प्ले करके दिखा दूंगी। मैंने और डाउनलोड कर लिया है और सुना दूंगी कि मोदी जी ने क्या कहा और फिर वाजपेयी जी ने क्या कहा। मैं फिर बोल रही हूँ, ये कांग्रेस सच पे बात करती है। हम अमित मालविया की फेस पे व्हाट्सएप फैक्ट्री से नहीं चलते। देश को मत बदलाइए। और फिर बोलूंगी, पूरा वीडियो दिखाइएगा। और उसका पर ये सुधांशु मैं इस विषय पर आऊंगा। और इस समय हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर। राजीव जी, अभिनंदन आपका न्यूज 18 पर। प्रधानमंत्री मोदी का यह 8वां अमेरिकी दौरा है। उनका यह दौरा पिछले दौरों से क्यों अलग है, और यह दौरा तब हो रहा है जब विपक्ष यहां पर लामबंद हो रहा है? ये एक ऐतिहासिक विजिट इसलिए है कि अनीश भाई, क्योंकि ये पहली बार मोदी जी यूएस कांग्रेस को दूसरी बार एड्रेस करेंगे, और अमेरिका के इतिहास में ये नरेंद्र मोदी जी तीसरे ऐसे लीडर हैं जी। पहले विंस्टन चर्चिल थे, उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू रहे हैं, और अभी नरेंद्र मोदी जी है कि दूसरी बार 2 बार वो यूएस कांग्रेस को एड्रेस करेंगे। काउंटर सवाल है सर, कांग्रेस कह रही है कि हर चीज को इवेंट बना दिया जाता है, एक तमाशा खड़ा कर दिया जाता है, एक माहौल बना दिया जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आज योगा डे है, इंटरनेशनल योगा डे है, और इस पर भी बहुत खुशी है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि मौन आसन, जुमला आसन, कैमरा आसन, प्रचार आसन, वस्त्र आसन, मित्र आसन, ये सब मोदी जी के पसंदीदा योग आसन है। ये कांग्रेस ने ट्वीट करा है। देखिए अनीश भाई, मैंने बहुत पहले ये डिसाइड कर लिया कि कांग्रेस को रेस्पॉन्ड करना इज लाइक रेसलिंग विद अ पिग। द पिग इज हैप्पी बट यू गेट अप डर्टी। तो मुझे कांग्रेस का कोई रेस्पॉन्ड करने का लेकिन कांग्रेस पर आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। कांग्रेस तो प्रमुख विपक्षी दल है। अभी कर्नाटक में कांग्रेस एक्साइटेड इसलिए है, कांग्रेस ने कर्नाटक में इलेक्शन को जीता है। उनका कहना है कि जिस तरह से हमने कर्नाटक जीता है उस तरह से हम 24 में देश जीत जाएंगे, और उसी की इक्वेशन बिठाने के लिए वो 2 दिन बाद एक बड़ी मीटिंग हो रही है पटना के अंदर नीतीश कुमार के नेतृत्व में। अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी सब एक छत के नीचे। जरूर जो नीतीश कुमार उनके सरकार एक पुल नहीं खड़ा कर पा रहा है, और उन्होंने पुल को इसीलिए 2 बार गिराया है क्योंकि इतना वहां पर खुला करप्शन हो रहा है। वो अभी सरकार बनाएंगे, ठीक है। देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि इट इज ऑलमोस्ट अ फंडामेंटल राइट टू बी डेल्यूजनल। आपको जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्री स्पीच के लिए भी फंडामेंटल राइट है, लिबर्टी और लाइफ के लिए भी फंडामेंटल राइट है, आपको डेल्यूजनल बनने का भी फंडामेंटल राइट है। इसमें मैं तो नहीं रोक पाऊंगा। आप अगर सोचते हैं नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे, जरूर बनाइए, उनको आप बनाने की कोशिश कीजिए। लेकिन जो व्यक्ति एक पुल खड़ा नहीं कर पा रहा है 5-6 साल में, क्योंकि इतना करप्शन होता है बिहार में, वो प्रधानमंत्री के पद के दावेदार हैं एज ए यूनाइटेड ऑपोजिशन, ठीक है।
लेकिन एक चीज क्योंकि सिर्फ प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा इस मायने में भी अहम है, उनसे एलॉन मस्क मिले और भी बड़े सारे रिप्रेजेंटेटिव्स मिले, अर्थशास्त्री मिले, और आपको लगता है जो बात नेताओं इन लोगों ने जो बात बोली वो बहुत अहम है। एलॉन मस्क को मैं कोट कर रहा हूं, वो कह रहे हैं मैं मोदी का फैन हूं। मशहूर विचारक निकोलस नासिम तालिब कहते हैं भारत का कोविड मैनेजमेंट बेहद प्रभावशाली रहा है। व्हाट डज दिस मीन? मेरे पास और भी बड़ी लंबी लिस्ट है, बट सबकी अगर मैं बात करूंगा तो समय बहुत निकल जाएगा। मैं मोदी का फैन हूं, बाइडेन टू एलॉन मस्क। देखिए, it means that every independent observer in the world is today looking at India with awe and respect, Anish bhai. Elon Musk ने कहा I am a fan of Modi ji, but उन्होंने ये भी कहा कि I think India has more promise than any other country in the world. Yes. ये सब कुछ आप लोगों ने मैनेज करा लिया इतने बड़े बड़े लोगों से, क्योंकि देश में तो परसेप्शन यही बनाई जाती है कि हर मीडिया गोदी मीडिया हो गया है, हर व्यक्ति दबाव में है। मतलब एलॉन मस्क भी दबाव में आ गए हैं आपके। अगर ये रियलिटी है, देन तो इंडिया हैज अराइव्ड। ये एग्जैक्टली या तो हम इतने पावरफुल हो गए हैं कि हम दुनिया के बड़े बड़े लोगों से कह रहे हैं कि कहलवा रहे हैं कि आप कहिए ये, और वो कह रहे हैं ब्लाइंडली। या तो वो हो रहा है, या वो लोग सिंसियरली देख रहे हैं कि भारत कैसे आगे बढ़ रहा है और वो अपने राय और ओपिनियन दे रहे हैं। इसमें एक ही कम्युनिटी ऑफ लोग हैं जो इसको पच नहीं पा रहे हैं, जो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो है हमारे कांग्रेस भाई बहन। ये एक ऑल्टरनेटिव रियलिटी है। ये दे लिव इन एन एको चेंबर, जहां पे उनका लीडर जो है ओवर इन्वेस्टेड एक नैरेटिव में कि भारत का डेमोक्रेसी डेंजर में है। ये कोई और नहीं मानता, बस राहुल गांधी और उनके गिने चुने एको चेंबर में जो लोग हैं। तो आप राहुल गांधी की इको चैम्बर की बात कर रहे हैं। मैंने ये सवाल एक केंद्रीय मंत्री से पूछा, और आपके कलीग हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने बोला कि राहुल गांधी की एंटरटेनमेंट वैल्यू है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन कांग्रेस राहुल गांधी का जो वर्जन 2.2 है उसमें बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। कांग्रेस को लग रहा है कि अब 24 नजदीक है और राहुल प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन आपको उनकी एंटरटेनमेंट वैल्यू दिख रही है, ऐसा क्यों? नहीं, मुझे कोई एंटरटेनमेंट वैल्यू नहीं दिख रहा है। मुझे मैं तो कहता हूं कि दे आर फैक्चुअली, मैंने एक हैशटैग भी क्रिएट किया है, कांग्रेस पॉलिटिक्स ऑफ लाइज। वो झूठ जरूर ज्यादा बोलते हैं और उनका पॉलिटिक्स झूठ करने का है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना समय देने के लिए, संवाद करने के लिए, ये बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। और इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, CNBC आवाज पर। सीधा उनका रुख कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी देश के दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो स्टेट विजिट पर अमेरिका के दौरे पर हैं। इसे आप किस तरह से देखते हैं डॉक्टर सिंह? धन्यवाद अमीश जी, पहले तो इस वार्तालाप में शामिल करने के लिए। मुझे लगता है कि सबके लिए गर्व की बात है। जैसे आपने आज देखा कितने अद्भुत दृश्य थे योग अभ्यास के। 180 देशों के प्रतिनिधि मोदी जी की अगुवाई में योग कर रहे हैं। यह अपने में एक बहुत बड़ा संकेत है। अर्थ ये कि भारत की सामर्थ्य को दुनिया कबूल करने को तैयार थी, दुनिया उसको मानती भी है, दुनिया उसको समझती भी है, लेकिन उनको समझाने वाला ऐसा कोई नेतृत्व नहीं था हमारे पास। उस अभाव को आज मोदी जी ने पैदा किया, उसकी पूर्ति की। बिहार में विपक्ष एकजुट हो रहा है, तैयारी 2024 के लिए हो रही है। क्या आप मानते हैं कि विपक्ष की ये कोशिश बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है डॉक्टर जितेंद्र सिंह? विपक्ष का इकट्ठा होना ही इस बात का प्रमाण है, सबूत है कि वो समझते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का मोदी जी के नेतृत्व में मुकाबला नहीं कर सकते। अब जब नहीं कर सकते तो इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन इकट्ठे होकर के भी इकट्ठे नहीं है, क्योंकि उनके विचार में, उनके मन स्थिति में एकता नहीं है। वो एक मजबूरी की हालत में, चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का सामना करने में अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, इसलिए वो इस प्रकार की प्रयोग और तजुर्बे करने का प्रयास करते हैं। इसका कोई बहुत ज्यादा गंभीरता से ना उनको, मुझे लगता है इवन भारतवासी भी इस बात को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि हर साल मोदी सरकार ने 2 लाख नौकरियां खत्म कर दी हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने यूपीए से ज्यादा नौकरियां दी हैं। क्यों, कैसे? और राहुल गांधी को आपका जवाब क्या है डॉक्टर जितेंद्र सिंह?
यदि आप पहले 9 वर्ष की तुलना करें यूपीए की 2004 से लेकर के 2013 तक और एनडीए के 2014 से लेकर 2023 तक, तो अगर केवल सरकारी नौकरियां, वो भी केंद्र सरकार की आप बात करें, तो पहले 9 वर्ष में लगभग 9 लाख नौकरियां एनडीए सरकार दे चुकी है, जबकि उनके जमाने में 9 साल में लगभग 6 लाख के करीब। तो ये अंतर वहीं फर्क पड़ जाता है। मेजर जो एम्प्लॉयर्स हैं भारत सरकार में, क्योंकि आज आंकड़े के साथ बात करने की बात है, तर्क के साथ, उनमें एक तो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, दूसरा है यूपीएससी, तीसरा है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जहां सबसे अधिक नियुक्तियां होती हैं। अगर आप उन तीनों के आंकड़े भी तुलनात्मक ढंग से देखें, उनका विश्लेषण करें, तो हर एजेंसी का 9 वर्षों में एनडीए के सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में कई गुना ज्यादा नियुक्तियां हुई। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात अमीश जी, जो आप भी कहते हैं और हम भी कहते हैं और दुनिया अब इसको समझने लगी, मोदी जी ने इस देश को यह भी समझाया कि रोजगार का अर्थ केवल सरकारी नौकरी नहीं, सरकारी नौकरी से बाहर रोजगार के ऐसे ऐसे विकल्प उपलब्ध हैं जो उससे भी कहीं आकर्षक हैं। पहली बार इस देश को स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट दिया। 2014 से पहले तो किसी ने इस तरह तो तवज्जो ही नहीं थी, मात्र 350-400 हमारे पास स्टार्टअप थे, आज 1 लाख से अधिक हो गए। दुनिया में हम तीसरे दर्जे पर आ गए स्टार्टअप में। आज योग दिवस है। कांग्रेस कह रही है कि पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने योग को लोकप्रिय बनाया और राष्ट्रीय नीति का हिस्सा बनाया। क्या आप इस राय से, इस बात से सहमत हैं? जितेंद्र सिंह जी, आपका जवाब। ये योग तो बड़ी प्राचीन प्रथा है ना, ये तो मोदी जी के आने के बाद आई नहीं है, या आपके और हमारे आने के बाद आई नहीं, ये तो हजारों वर्ष की हमारी विरासत है। यदि ऐसा था, यदि ऐसा ही सच है जो ऐसे कांग्रेस के कुछ मित्र कह रहे हैं, तो ये क्यों कर हुआ कि मोदी जी का इंतजार करना पड़ा इस देश को कि वो लाए प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र के सामने, और संयुक्त राष्ट्र के 180 देश सर्वसम्मति से उसे स्वीकार करें। अर्थ ये हुआ कि दुनिया स्वीकार करने को तैयार थी, लेकिन हमारे यहां ऐसा नेतृत्व नहीं था जो इसको दुनिया के आगे रखे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जितेंद्र सिंह, हमसे बात करने के लिए सीएनबीसी आवाज पे। राधिका, एक पॉइंट है, आप ऑर्डिनेंस में समर्थन करेंगी जो आम आदमी पार्टी की एक बड़ी एक्सपेक्टेशन है। 15 सेकंड शार्प रिप्लाई। देखिए, हमने बहुत क्लैरिटी से ये बात कह दी है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे स्टेट यूनिट्स के साथ बात करके और इस बात पे विचार विमर्श करके उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में हर चीज अपने कार्यकर्ता और अपने लीडर्स के साथ विचार करके होती है। ना हम भारतीय जनता पार्टी है, ना हम अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी है। अब आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए झूठ क्यों बोल रहे हैं? जो आम आदमी पार्टी का आरोप है, झूठ क्यों बोल रहे हैं? बोले ये जो बोल रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वहां की एयरलाइन ने ऐसा कुछ, एयरलाइन की स्टेटमेंट दिखा दीजिए, एयरलाइन की मैडम स्टेटमेंट। क्या आप थोड़ी लॉस्ट हैं क्या? क्या बोल रही हैं? और आप अमित जी बोल रहे हैं कि इनको हमसे सपोर्ट चाहिए। क्या फोटो है शराब पीते हुए? दिखाइए, आप दिखाइए। और वो स्टेटमेंट दिखाइए जिसमें एयरलाइन ने कहा कि ये स्टेटमेंट दिखाइए मैडम, जिसमें एयरलाइन ने कहा नहीं मेरे को बोलने दीजिए चाहिए आपको कि आप कुछ भी आरोप लगाएं और हम चुप रहे। अमीर जी अब आ जाए मुद्दे पर, आप बीच में हमें भी इतना टाइम देंगे कि नहीं? ठीक है, नहीं एक प्रियंका आप प्रियंका बात कंप्लीट करनी दीजिए। पहले प्रियंका रिप्लाई कर ले, शी इज वेटिंग फॉर लॉन्ग। पूछ रही हूँ, ओके फोटो दिखाइए कि राहुल गांधी जी शराब पी रहे थे। दूसरा वो लेटर दिखाइए एयरलाइन का जिसमें वो कह रहे हैं कि अब ये विषय नहीं होगा कि कौन शराब पी रहा था, जिसकी वजह से वो गिरी नहीं। राहुल जी पी रहे थे, भगवंत मान पी रहे थे, ये बात करिए। अच्छा ठीक है, एक सेकंड। प्रियंका कक्कड़ है मेरे साथ, विपक्ष से प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की प्रियंका कक्कड़। रिस्पॉन्ड, क्या आपको लगता है कि भारत और जिस तरह से ग्लोबल, चाहे वो इलॉन मस्क हो, चाहे वो निकोलस नसीम तालेब हो, चाहे वो रे डालियो हो, वो कह रहे हैं कि इंडिया स्टोरी इज देयर, भारत की कहानी बड़ी है अब यहां से। अमीश जी, इस आंसर के, इस जवाब के ना 3 पहलू में आंसर है। पहला तो ये है कि इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि यूएस एक कैपिटलिस्ट कंट्री है और उनको हम में 140 करोड़ कंज्यूमर दिखते हैं। पहला तो ये। दूसरा कि 400 साल पहले भी होता था कि कोई, पहले इस पे दोबारा बाद में आती हूँ। एक चीज और है कि एलोन मस्क जिन्होंने आज स्टेटमेंट दिया, ये कब से, ये खाली ट्विटर के मालिक नहीं है, ये टेस्ला के भी मालिक हैं जो इंडिया में आना चाहती है, पर
हमारी सरकार की 100% से ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी है, वो इंपोर्ट ड्यूटी को वो कम करवाना चाहते हैं। इस बात की नेगोशिएशन चल रही है, किसी से नहीं छुपा, तो उसका एक मनी मेकिंग एंगल भी है। तीसरा, मुझे भाजपा का समझ नहीं आता कि जब मतलब अगर यूएस हमारे को रिलीजियस फ्रीडम में रेड फ्लैग कर दे तो भाजपा कहती है विदेशी आंकड़ा है, हमें भरोसा नहीं है, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। फिर उसके बाद अगर हमें हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि अदानी चोर है तो भाजपा कहती है विदेशी रिपोर्ट है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। तो कौन सी विदेशी बातें माननी है और कौन सी नहीं बातें माननी, मुझे ये क्लियर नहीं हुआ। अच्छा पॉइंट है। सुधांशु त्रिवेदी इस बात का जवाब। सुधांशु त्रिवेदी इस बात का जवाब। इसमें एक और भी है, भुखमरी में भी हमारी रैंक एक विदेशी आंकड़े के हिसाब से बिल्कुल आपने सही बोला, पर वो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी आपको जान के प्रसन्नता होगी प्रियंका जी, हैप्पीनेस इंडेक्स में श्रीलंका हमसे आगे था, लेकिन श्रीलंका उजड़ गया मुफ्त की रेवड़ियों के चक्कर में, उजड़ गया श्रीलंका। हैप्पीनेस इंडेक्स में हमसे आगे था, मुफ्त के रेवड़ों के चक्कर में, वो रेवड़ों पे फिर मैं आ जाऊंगी। उखड़ गया। नहीं ये बता रहा हूं आपकी जानकारी के लिए, ओके सुधांशु त्रिवेदी। नहीं आपको कुछ नहीं बोला, मैंने जानकारी आपके साथ साझा करी। सुधांशु जी ने जो सवाल पूछा, देखिए प्रियंका जी ने जो बात पूछी है वो बड़ी वाजिब है, मगर आश्चर्य की बात यह है कि ये उस पार्टी की प्रवक्ता हैं जिसका की अध्यक्ष यानी संयोजक अरविंद केजरीवाल जी पढ़े लिखे होने का बड़ा दावा करते हैं और स्वयं भी आईआईटी ग्रेजुएट हैं। मेरे ख्याल से समकालीन भारतीय राजनीति में जिसे टेक्निकली कहें तो वो सबसे हाईएस्ट एजुकेटेड लोगों में से एक हैं। मगर प्रश्न देखिए क्या है, अरे आप समझिए मैडम, कोई विदेश की मैगजीन छाप दे, विदेश की एजेंसी छाप दे, वो अलग बात है, सरकार कहे अलग बात है, जमीन आसमान का अंतर है। जैसे आप कहते हैं हम और आप में से कोई यहां बयान दे दें एक प्राइवेट टीवी चैनल पे और संसद के पटल पर बयान दें, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, फ्लोर ऑफ द हाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अमेरिकी संसद बुला रही है संयुक्त सदन में, वो अलग चीज है, और एक रिपोर्ट लिख रही है कि हम हंगर इंडेक्स में कम हैं, उस रिपोर्ट की जिसकी कोई वैधानिक अथॉरिटी नहीं है, कम से कम पढ़े लिखे व्यक्ति को यह पता होना चाहिए। और वो रिपोर्ट कितनी शानदार है, हम पाकिस्तान से नीचे हंगर इंडेक्स में, जहां खाने के लाले पड़े हुए, और सुनिए पूरी बात कर लूं, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम चाइना नहीं अफगानिस्तान से भी नीचे। वो चाइना, आपने एलन मस्क का नाम लिया, जहां पे अली बाबा के जैक मा दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ ला रहे थे $29 बिलियन का, अचानक वो डिसअपियर हो गए, कोई मीडिया में रिपोर्ट ही नहीं कि वो गए कहां। वो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम उससे नीचे थे। मुझे लगता बहुत निचली मानसिकता के वो लोग थे जिन्होंने जिस निचले स्टैंडर्ड से ये बनाया था, और उससे ज्यादा निचली मानसिकता है जो उसका ढिंडोरा पीटते। और आपको हैप्पीनेस इंडेक्स में बता दूं, हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप 5 में एक कंट्री है आइसलैंड, वो एक दूसरे इंडेक्स में टॉप पे है। वो क्या है, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स के कंजम्पशन में भी वो टॉप 5 में। अब मुझे समझ में नहीं आता कोई देश जो एंटी डिप्रेशन ड्रग्स में टॉप 5 में हो, वो हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप 5 में। प्रियंका, इलॉन मस्क सरकार है सुधांशु जी। नहीं, मैं तो जॉय बिडेन की बात कर रहा हूं, जॉर्जिया मेलोनी की बात कर रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूं, पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूं, और मैंने यूएस कांग्रेस की बात कही। बोथ द सेशन हैव इनवाइटेड, तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस द ऑफिशियल। एंड वन मोर थिंग, एक मिनट, एक सेंटेंस पूरा कर दो। व्हाइट हाउस ने अपने प्रेस स्टेटमेंट में वो राहुल गांधी के स्टेटमेंट से प्रेरित पाकिस्तानी पत्रकार के जवाब में जो बोला, दैट वाज एन ऑफिशियल स्टेटमेंट बाय द ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द व्हाइट हाउस। तो व्हाटएवर आई एम टॉकिंग, ऑफिशियल व्हाइट हाउस, प्रेसिडेंट डिनर, यूएस कांग्रेस, और आप जो कह रहे हो इधर उधर की बहुत सारी सर्वे एजेंसी। तो ये तो बात सही है ना, आप भी तो पूरा विपक्ष ढिंडोरा पीटता रहा, राहुल गांधी ढिंडोरा पीटते रहे, लोकतंत्र समाप्त हो गया है। फाइनली व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने बोला जिसको लोकतंत्र समाप्त होता हुआ भारत के अंदर दिखना है, जाके दिल्ली में जाके देखे, वहां पर इतना हंसता खेलता लोकतंत्र है। जवाब मिल गया था वहां पर, व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने बहुत बड़ा जवाब दिया था। इट वॉज अ बिग हेडलाइन, नॉट ओनली इन इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड। Amish ji, any relationship with a foreign country has to be examined in terms of what it brings for India. So my question to the BJP Sudhanshu Trivedi ji is that हमने ये प्रश्न उठाया है कि नहीं कि 2000 सितंबर 2022 में
जब हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी गए थे तो एक इंडियन कंपनी के ऊपर, बॉम्बे की कंपनी के ऊपर पहली बार इतिहास में क्यों सैंक्शन लगाई यूएस ने? क्या हमने उन पे दबाव डाला कि 450 मिलियन की जो मिलिट्री हेल्प पाकिस्तान को हो रही है उस पर सैंक्शन लगा रहा है अमेरिका की? नहीं, मुद्दा ये है क्या हमने उनसे मेरा पूछा पॉइंट ये है, कि मेरा पॉइंट ऑक्युपाइड कश्मीर, मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल प्रियंका जी ये है, और ये विपक्षी पार्टियों से मेरा सवाल है, अगर विदेशी फिनाइल भी है तो उसको अमृत क्यों माना जा रहा है? मतलब हम लोग कह रहे हैं कि नहीं माना जा रहा, ये मान रहे हैं इलोन मस्क। अब वहां का कोई एजेंडाधारी कुछ बोल देता है, अब वहां के किसी व्यक्ति ने बोल दिया हम मोदी के सेशन में नहीं जाएंगे, तो बोल रहे हैं ये देखिए क्या हो रहा है। विदेशी फिनाइल को भी आप लोग अमृत मान लेते हैं। वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी टक्कर जारी है। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का बुधवार एडिशन। अब बात सुलगते पश्चिम बंगाल की। क्या ये वाकई इत्तेफाक है कि बंगाल में चुनाव के साथ साथ हिंसा, बमबाजी, हत्याएं होने लगती हैं? 2018 में पंचायत चुनाव के दौरान 20 लोगों की हत्या हुई थी। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान भी हिंसा हुई। 2021 विधानसभा चुनाव से पहले और बाद में काफी खून बहा, और अब एक बार फिर जब पंचायत चुनाव होने वाले हैं तो फिर हिंसा हो रही है। लोगों को टारगेट करके मारा गया। अब तक 6 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हैरानी की बात यह है कि सुलगते बंगाल पर सब चुप हैं। देश को खतरे में बताने वाला समूचा विपक्ष शांत है। न राहुल गांधी बोल रहे हैं, न अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं, ना ही विपक्षी एकता के मेंटर बने नीतीश बाबू ने कुछ कहा है। मार्क्सवादी, समाजवादी, राष्ट्रवादी सब खामोश है। चुप्पी ऐसी है कि चुप्पी भी शर्मा जाए। बंगाल पर सब शांत है। इसी बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने बोला है और सख्त टिप्पणी करी है कि अगर ऐसा ही रक्तपात चलता रहा तो चुनावों को रोक देना चाहिए। जस्टिस अमृता सिन्हा ने कहा कि ऐसी हिंसा राज्य के लिए शर्म की बात है। इतनी अव्यवस्था क्यों है? राज्य चुनाव आयोग क्या कर रहा है? इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने 15 जून को राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि पंचायत चुनाव के लिए पूरे पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती हो, लेकिन ममता सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। वहां भी ममता बनर्जी की सरकार को फटकार पड़ी इस हिंसा की वजह से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पंचायत चुनाव कराने का मतलब यह नहीं है कि हिंसा का लाइसेंस आपको मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह तक कहा कि लोग नॉमिनेशन दाखिल नहीं कर पा रहे। ये लोकतंत्र के प्रहरी सुने, लोगों की हत्याएं हो रही हैं तो निष्पक्ष चुनाव कैसे होगा? लोकतंत्र खतरे में है, अब कोई नहीं कहता। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब राज्य चुनाव आयोग हर जिले में एक केंद्रीय बल की कंपनी तैनात करने का फैसला किया है। लेकिन सवाल है कि बंगाल में चुनाव और हिंसा एक सिक्के के दो पहलू क्यों है? क्या दंगाई पुलिस प्रशासन से ज्यादा ताकतवर हो गए हैं, या फिर जानबूझकर दंगाइयों की तरफ आंखें बंद कर ली जाती है? क्या यह सेकुलरिज्म का ममता बनर्जी वाला वर्जन है? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 20 जून को ममता बनर्जी ने बंगाल दिवस मनाने को भी खिलाफ थी। दरअसल आजादी से पहले पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल की जॉइंट लेजिस्लेटिव असेंबली ने पाकिस्तान के साथ जाने के लिए वोट दिया था। यहां समझने की बात यह है कि पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल और पश्चिम बंगाल हिंदू बहुल था। बाद में पश्चिम बंगाल की असेंबली में सेपरेट वोटिंग हुई और फैसला भारत के साथ जाने के पक्ष में आया। भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, इसलिए पूर्वी बंगाल में जो मुस्लिम बहुल था उसने पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला लिया और पश्चिम बंगाल जो हिंदू बहुल था वो भारत में रहा। सवाल यह है कि ममता बनर्जी बंगाल दिवस मनाने के खिलाफ क्यों थी? आज मैं ये सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं क्योंकि सेकुलरिज्म के इस डबल स्टैंडर्ड पर फैसला आप ही को करना है, क्योंकि कोई सेकुलरिज्म का सूरमा, मास्टर, नेता या फिर प्रोफेसर या फिर कोई और या फिर कोई तथाकथित बुद्धिजीवी कुछ नहीं बोलेगा बंगाल पर, और सब चुप कर जाएंगे क्योंकि बंगाल उनके एजेंडा को सूट नहीं करता। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।